अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वीक का ये आखिरी प्रोग्राम है और आपको बताते चलें कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर तज्जिया निगारों से आज के दिन हम उनके ओपिनियंस लेते हैं। हमारे साथ आज होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, जैगम खान साहब और अम्मार मसूद साहब। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। क्विकली आपको जरा डेवलपमेंट्स बताते चलें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज़ आई, पीडीएम का गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ उसके बाद वही 23 मार्च की कॉल उन्होंने बरकरार रखी। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DGISI की प्राइम मिनिस्टर हाउस में आमद हुई, जहां पे अहम इश्यूज़ के ऊपर जो इलाकाई और सिक्योरिटी से मुताल्लिक हैं और चाइना का जो विजिट है अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर का, उसके ऊपर एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हुए या कोई ब्रीफिंग हुई। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि शेख रशीद साहब ने भी आज गुफ्तगू की और कहा कि बिल्कुल इमरान खान साहब अगर सड़कों पर आ गए तो ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे, लेकिन उनका साथ ही ये कहना था कि ये मैसेज ऑपोजिशन के लिए था। ऑपोजिशन को भी उन्होंने कहा कि 23 मार्च को बिल्कुल शौक से आएँ, ज़रूर आएँ, उनकी शिकस्त होगी। और साथ ही उनका ये कहना था कि कई बार इन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल्स दी और इस्तीफ़ों की और अदम एतमाद की, लेकिन इमरान खान साहब इंतहाई खुश नसीब हैं कि उनको इस किस्म की नालायक ऑपोजिशन मिली। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जब लाड़काना में तकरीब से खिताब किया तो उन्होंने भी ऑपोजिशन के खिलाफ जो मार्च वो करने जा रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ जो मार्च करने जा रहे हैं 27 को, उन्होंने कहा, उनको कचरे से तशबीह देते हुए कहा कि कचरे को बाहर निकाल फेंकेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने सेहत कार्ड का इजरा किया और कहा कि हमेशा लोग इलाज की गर्ज से बाहर चले जाते हैं और उन्होंने अपनी पूरी टीम को खराज तहसीन भी पेश किया इस सेहत कार्ड के लिए और कहा कि पाकिस्तान को वो मिसाली फलाही रियासत बनाकर दिखाएंगे। यही हमारे सारे उमूर हैं कि सियासत की इस बिसात में कौन किसको मात देने को है या ये सिर्फ एक बयानिया है जो कई हफ्तों से चल रहा है। मेरे मोहतरम मेहमानों से इसका आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, शहजाद अकबर का इस्तीफ़ा, इसके अलावा वज़ीर आज़म पुर एतमाद अपनी वो जो कॉलर्स उन्होंने लिए थे, लाइव फ़ोन इन किया वीकेंड के ऊपर, और उसके बाद आज भी अगर हम उनकी जो स्पीच जो उन्होंने दी तकरीब से खिताब करते हुए, ये फरमाइएगा, क्या आप वाकई समझते हैं कि हुकूमत इस वक्त स्मूथ सेलिंग कर रही है? देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाजी साहब। पहले तो मेरा एक सवाल है, क्विकली आप मुझे उसका जवाब दे दें। मुझे दाएं बाएं से ऐसा खबरें आ रही कि आपने भी कुछ इंडिकेट कर दिया। नॉर्मली आप ये कहती नहीं कि आज ये वीक का लास्ट प्रोग्राम है। इज इट दैट ये आपका लास्ट प्रोग्राम है? जी, मेरा न्यूज़ वन पर, बिल्कुल न्यूज़ वन पर आज मेरा आखिरी प्रोग्राम है और मैंने सोचा था कि आखिर में आप सबका भी और अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करूंगी। नहीं, लेकिन फिर मेरे काइंडली मेरे गुजारिश सुन लें और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑनर कि आपके लास्ट प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया। आई थिंक यू डिड अ ग्रेट जॉब एज अ वेरी अनबायस्ड एंड अ फेयर एंकर एंड इन अ वेरी ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड मैनर विद नो प्रेजुडिसेस एट ऑल। और मैं सिर्फ एक जुमला और कहूँगा कि आपके चैनल का लॉस जो है वो जारी बात है, किसी और चैनल को जो आप ज्वाइन करेंगा वो उनको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव गेन होगा। थैंक यू जी, थैंक यू ब्रिगेडियर साहब फॉर योर काइंड वर्ड्स। नहीं, आई थिंक यू डिजर्व दिस। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि ऑपोजिट आपने कह ही दिया ना फिर वो बात कि एक्चुअली बिलावल जो है वो ऑपोजिशन के खिलाफ जो है वो मार्च कर रहे हैं। पीडीएम कंफ्यूज है, पीडीएम के अंदर कोई अपना कोऑर्डिनेशन उस तरह की आई नहीं है। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पता नहीं क्या ऐलान कर देंगे, क्या तारीख देंगे नो कॉन्फिडेंस वोट की, दे आर नॉट श्योर अबाउट दैट। रेजिग्नेशन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी इज जस्ट नॉट ऑन बोर्ड एज फार एज द रेजिग्नेशन आर कंसर्न। और ये जो महंगाई मार्च है 23 मार्च वाली, नो वे कि ये जाके इस गवर्नमेंट को डिसलॉन्च कर सके या उनको डिस्टेबलाइज भी कर सके। हाँ, मीडिया बहुत बिजी होगा, मीडिया एक्टिव रहेगा। पीपल्स पार्टी की जो बिलावल की जो मार्च है वो मेरा नजर में इट इज जस्ट टू मोबिलाइज द पीपल्स पार्टी। अच्छी बात है, बिलावल अपनी पार्टी वर्कर्स को अब दोबारा एक्टिवेट कर रहे हैं कि भी बाहर निकलें, जलसे जुलूस ये वो। उनका पता आगे सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो जारी बात है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी वहां पे होने, सेलिंग कर रही है ब्रिगेडियर साहब। यू एक्चुअली फील कि कोई प्रॉब्लम नहीं है हुकूमत को? देखिए, एक वो अंग्रेजी का मुहावरा है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान इज अ बॉर्न फाइटर। ही विल फाइट टिल द एंड एंड द एंड इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली जब उनकी गवर्नमेंट खत्म होगी अगले साल और ईवीएम के अगर इलेक्शन हो गए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ ही मेक्स अ बिग कमबैक। ईवीएम के जरिए से उनका
कमबैक जो है वो नथी कर रहे हैं आप जैगम, बड़ी इंटरेस्टिंग क्योंकि इंटरेस्टिंग। हाँ जालसाजी नहीं हो सकेगी जितने हेरा फेरी फ्रॉडिया ये लाखों की तादाद में पता नहीं कितने वोटर हैं जो सब कुछ वहां पे हुआ, सही। सब कुछ निकल जाएगा मेरा ख्याल है। तो आई थिंक उसका एडवांटेज इमरान खान को जाएगा। तो फिर ये तो बड़ा सवाल उठता है जैगम, फिर ये जालसाजी, ये फ्रॉडियापन, ये 2018 के इलेक्शन में कैसे रोक सके, ये नहीं समझ में आया। जी जैगम। जी नादिया, देखिए ब्रिगेडियर साहब ने इमरान खान को फाइटर कहा, और मेरा ख्याल है फाइटर्स की जगह फौज में होती है, मुल्कों को स्टेट्समैन की ज़रूरत होती है, और पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के माली बहरान को ख़त्म करें ताकि वो फाइटर्स की तनख्वाहें देने के काबिल हो, पाकिस्तान अपने दिफा का बोझ उठाने के काबिल हो। बहुत फाइटर हो गए, उन्होंने बहुत फाइट कर ली, अब थोड़ा सा काम करें। बहुत खेल भी लिया, बहुत फाइट भी कर ली। क्या हुकूमत को परेशान होने की जरूरत है? मैं सिर्फ आपको एक चीज याद दिलाऊंगा। अभी हफ्ता पहले एक आईपोर का एक सर्वे आया है जिसने हमारे वजीर आला जो हैं पंजाब के उस्मान बुज़दार साहब, उनकी बताया था कि तमाम सूबों की निस्बत उनकी अप्रूवल रेटिंग हाई है। याद है आपको? जी जी, आज उसका जिक्र किया है प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर, अच्छा, अगर शायद मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर ने पूरा सर्वे नहीं पढ़ा था। उस सर्वे में एक सवाल ये था कि क्या आपने पीटीआई को वोट दिया? जिन लोगों ने कहा कि पीटीआई को वोट दिया, उनसे पूछा गया कि क्या आप अगले इलेक्शन में वोट देंगे पीटीआई को? उस सर्वे को कोट कर रहा हूं, आप खोल के देख लीजिएगा। 55% लोग जिन्होंने पिछले इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया था, उन्होंने कहा जी अगली बार हम पीटीआई को वोट नहीं देंगे। पंजाब में अप्रूवल रेटिंग उस्मान बुज़दार साहब की हाई है, उनको मेरी तरफ से मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी पंजाब में उसी सर्वे से यह जाहिर होता है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की मकबूलियत पीटीआई की निस्बत 50% ज्यादा है। नहीं जी, इस वक्त अगर आज का उन्होंने पूछा गया कि आज के दिन इलेक्शन हो तो आप किसको वोट देंगे, 50% लोग पीटीआई की निस्बत ज्यादा थे जिन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नवाज को वोट देंगे। दैट्स अ लैंडस्लाइड। और अगर 55% कमी होती है पीटीआई के वोटर्स में तो इसका मतलब है पीटीआई 2013 पे जाकर खड़ी होगी। ये तो ओपिनियन पोल है। उससे पहले आपको मालूम है केपी का जो इलेक्शन है लोकल बॉडीज का आपके सामने आ चुका है, इससे पहले ओपिनियन सर्वेज आ चुके हैं, उसके बाई इलेक्शंस पहले हो चुके हैं, उसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन भी हो चुके हैं। अब जो ब्रिगेडियर साहब का नेबरहुड है वहां भी उन्होंने भी ब्रिगेडियर साहब की राय से इत्तेफाक नहीं किया, तो मेरे ख्याल में बहुत ही परेशानी की बात है। और अभी अब जो लेटेस्ट आपने जिस चीज की तरफ इशारा किया और बताया, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे है जो जिसमें हम टेक्निकल बातें आगे कर सकते हैं, इसके बाद मुझे बताइए, ये जो हुकूमत है ये दो टांगों पर खड़ी है। एक टांग इसकी थी ये करप्शन का बयानिया कि ये लोग सबसे करप्ट हैं और हम करप्शन खत्म करेंगे जिससे पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। 10 साल में सबसे ज्यादा करप्ट ये हुकूमत करार पाई है, वो टांग गायब। अब दूसरी एक टांग जो बाकी रहती है वो उनकी वो सपोर्ट है जो मुक्तदर कुव्वतों से उनको मिलती है। क्या वो अभी की जगह पर कायम है? मेरा तो ख्याल है कायम नहीं है। कोई भी कौमी अदारा इतनी बड़ी लायबिलिटी नहीं उठा सकता। जब कोई असेट लायबिलिटी बन जाता है तो ब्रिगेडियर साहब बता सकते हैं कि फिर उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। लेकिन ये जो आपने कहा ना दूसरी टांग और सपोर्ट, आज आपने सुना होगा शेख रशीद साहब ने कहा कि बिल्कुल इनके अल्फाज से कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ है। मैं अमार से भी जरा उनके ओपनिंग रिमार्क्स ले लूं जैगम, कि ये जितनी भी चीजें पोल्स के हवाले से भी बताएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आपके सामने है, फिर क्या वजह है कि वजीर आजम और उनके इर्द गिर्द के जितने मुआवनीन हैं बड़े पुरएतमाद नजर आते हैं, जबकि दूसरा कैंप मुस्तकिल ये कहता है टाइटैनिक डूब रहा है और अब सब जो है वो छलांगे मारने को तैयार हैं। जी अमार। जी, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा स्टेबल सिचुएशन है। अभी बहुत सारे लोग इस पार्टी से ही अब मनफूर हैं और इससे भागना चाह रहे हैं। नूर आलम खान साहब को आप देख लीजिए, अहमद जवाद जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे तहरीक इंसाफ के, उनके बयानात सुन लीजिए। अकबर एस बाबर के बारे में तो आपको पता है। देखिए, वो सारी बातें चलती रहती हैं सियासत में, लोग छोड़ते भी हैं, साथ भी रहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कभी नाराज भी हो जाती है, कभी खुश भी हो जाती है। लेकिन ये जो इनके पास ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो आई है ना, इससे मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ अपने बयानिए के साथ मुकम्मल तौर पर दफन हो गई है।
पहली बात तो ये है कि ये रिपोर्ट पाकिस्तान में नहीं बनी। अगर पाकिस्तान में बनी हुई होती तो फिर यकीनन मीडिया के जरिए इसका कोई ना कोई हल पेश किया जाता, किसी पे इल्जाम लगाया जाता। ये बाहर की इंटरनेशनल रिपोर्ट है और इससे जो उसके अंदर हकाइक है वो ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत के दौर में सबसे ज्यादा करप्शन हुई है, इन एडिशन टू दैट वो ये भी हमें बता रहे हैं कि जो नवाज शरीफ का दौर था उसमें सबसे कम करप्शन हुई है पाकिस्तान में। तो वो जो बयानिए वाली बात थी वो तो बिल्कुल खत्म हो गई है। अब मुझे यूं लग रहा है कि ये थोड़े अरसे तक तहरीक इंसाफ अपने, जो कि यू टर्न लेने के बहुत माहिर है, ये अपने बयानिए से, बुनियादी बयानिए से मुनकिर हो जाएंगे, क्योंकि अब चोरी इनकी पकड़ी गई है, लिहाजा अब ये करप्शन की रट नहीं लगा सकते। मुझे नहीं लगता अमार, आप आज भी वजीर आजम को देखें, मैं एहतसाब से पीछे नहीं हटूंगा। जी जी, वो देखिए ये थोड़े दिनों तक आप देखिएगा कि ये रट, जाहिर है अभी एकदम तो नहीं होगा, लेकिन थोड़े दिनों तक ये रट खत्म हो जाएगी। जहां तक एस्टेब्लिशमेंट के और इस हुकूमत के ताल्लुकात की बात है, तो देखिए जब कोई डिफीट होती है ना, तो वो ज़ैनब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, जब कोई शख्स लाइबिलिटी बन जाता है, कोई शख्स, कोई इदारा उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। इमरान खान की हुकूमत अगरचे पहले भी हमारे लिए कौमी सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर एक मुकम्मल एम्बैरसमेंट बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो इदारे जिन्होंने बड़े सजाकर बनाकर इमरान खान को तख्त पे बिठाया, अब उनके लिए भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बाइस है। अब ये फैसला उन इदारों ने करना है कि क्या वो इमरान खान के पीछे छुपकर मजीद शर्मिंदगी बर्दाश्त करना चाहते हैं या फिर इस लाइबिलिटी से जान छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा, आपने जो आप जी, मैं चलिए कह दीजिए, फिर मुझे फौरन ब्रेक लेनी है। नवाज शरीफ साहब के दौर में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बड़ी अच्छी आ रही थी, उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो लोकल पाकिस्तानी कमांडर था आदिल गिलानी, उसको बना दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आके बिठा दिया और बाद में एम्बेसडर टू सर्बिया बना दिया। आज तो ब्रिगेडियर साहब फाइटर, कमांडर, क्या क्या इस्तिलाह सारी जंग की आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इमरान खान भी आदिल गिलानी साहब कोई बंदा ला के बिठा दे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलेटेड, तो इनकी भी अगली रिपोर्ट बड़ी अच्छी आ जाएगी। तो ठीक है, अच्छा अब एक मिनट आ गया सर, सारा मीडिया उनके साथ है, 2018 से पहले से उनके कसीदे गा रहा है, सारी उनकी ऐपों पर जो पर्दे डाले जा रहे हैं। अब और क्या चाहिए उन्हें? अब इमरान खान को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में बंदा दे दें। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक से वापस आकर हम ब्रिगेडियर साहब से जरूर पूछेंगे। चले, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आप नहीं मानते और कल से तहरीक इंसाफ जो है वो आदिल साहब को भी कोर्ट कर रही है, नवाज शरीफ साहब के उस जमाने की कि जब उनको तैनात किया गया और उसके बाद एम्बेसडर भी लगाया गया। लेकिन क्या वाकईतन इमरान खान साहब हैज सक्सीडेड, उनकी हुकूमत ने सक्सीड किया है? ये तो फिर शहजाद अकबर का इस्तीफा बड़ा अजीब होगा, क्योंकि शहजाद अकबर साहब तो इमरान खान साहब के इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहे थे। अगर कामयाब थे तो फिर हटाए क्यों गए? राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की दिफा जो है वो गुज़िश्ता रोज से जारी है, आप भी इसका दिफा कर रहे हैं। क्या आज आप कह सकते हैं कि बेस्ट वजीर आला बुज़दार साहब ने कम अज़ कम पंजाब की हद तक करप्शन और वो जो तकर्रियों और तबादलों के ऊपर जिनकी पैसों की बड़ी जिक्र किया जा रहा है और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले करते हैं, वो सब फिर मनगढ़ंत कहानियां हैं? नहीं, देखें, आप पिछले 10 साल की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स निकाल लें, वो जो CPI है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, राइट, वो आपको मिलेगा हमेशा 2.8, 2.9, कभी 2.8 हो जाएगा, फिर एक दफा 3 भी हो गया था, 3.1 भी हो गया था। तो वो वेरी करता है, ±10 पोजीशन। इसलिए मुझे तो कोई इस पे कोई हैरत ही नहीं हुई, बिकॉज मैं तो 2008 से इनकी रिपोर्ट्स को जो है मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब तो मैं आई डोंट इवन टेक एनी इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि ठीक है, देखें उसमें एक लोकल एलिमेंट है लोगों, लेकिन इंटरनेशनल जो कुछ इदारे हैं उनकी भी वो लेते हैं अपना इनपुट के जो पाकिस्तान में जो कर्जे जा रहे हैं। सर, इज दिस गवर्नमेंट करप्शन फ्री? आप कह सकते हैं कि यहाँ करप्शन नहीं हो रही? पाकिस्तान विल नेवर बी करप्शन फ्री। आप सिर्फ करप्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अगर आप ब्रॉड सेंस में देखें, ब्रॉड सेंस में इट इज मोर ऑफ एन इंडाइटमेंट ऑफ आवर जुडिशरी, ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम, कि जनाब जिसकी पोजीशन क्या है 124 आउट ऑफ 130,
ये लिंक करें जरा दोनों को। यहाँ पे जब बड़े लोग पकड़े ही नहीं जाएंगे, यहाँ पे जब छोटे लोग ही पकड़े जाएंगे और बड़े लोग विल गो, या तो उनको बेल पे रहेंगे और दे विल गो स्कॉट फ्री, या उनके केसेस ही नहीं चलेंगे और वो उनकी कन्विक्शन नहीं होगी, तो फिर करप्शन कैसे, छोटे लोग तो करप्शन करते रहेंगे, करप्शन कैसे खत्म होगी, वो डिटेरेंस ही खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये तो हमारे जुडिशियल सिस्टम को सोचना चाहिए कि इनडायरेक्टली ये उनकी इंडाइटमेंट है कि जनाब पाकिस्तान में देयर नो रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान में देयर नो सिस्टम ऑफ अपना होल्डिंग द करप्ट अकाउंटेबल, करप्ट अशराफिया द माफिया टू स्ट्रांग, एंड देयरफॉर पाकिस्तान में करप्शन जो है वो फल फूल रही है और वो कम नहीं हो रही है। ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात है। लेकिन जुडिशरी तक जाते जाते तो ये एक एंड है ना कि जब केसेस चलते हैं, कोई किसी पे इल्जाम लगाता है, किसी के खिलाफ पिटिशन लेके जाता है, लेकिन इससे पहले का जो पूरा आपका निजाम है काम करने का, हुकूमत का जो पूरा निजाम है, सारे आपके इदारे हैं उसके अंदर, उसमें करप्शन को फ्री करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए जुडिशरी थोड़ी आएगी। ये तो लीडर का काम होता है कि ऐसे सख्त लीडरशिप हो, ऐसी स्टेट्समैनशिप हो कि आपके यहाँ करप्शन नहीं हो। हाँ, यहाँ पे एक गलती मैं मानता हूँ जो इस गवर्नमेंट से हुई है कि ये जो 2-3 कमीशन बने थे, आटा दाल चीनी और ये सारे शुगर कमीशन, इसके ऊपर अगर FIA के ने जो केसेस किए, नैब ने, इनको अगर रातों रात तमाम लोगों को पकड़ लेते हैं, इंक्लूडिंग ये जो PTI के जो टॉप लोग हैं, जहांगीर और ये सारे जहांगीर तरीन वगैरह, तो फिर इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने सियासी मसलक की वजह से जो भी इनकी मसले थी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, या जो भी किया, और उस तरह स्पीड से उनको ट्रायल नहीं हुआ। अच्छा ज़ैगम, जरा इसको जरा थोड़ा सा मोड़कर आगे लेकर चलते हैं। ये फरमाइएगा, ऑपोजिशन को आप किस तरह देख रहे हैं? रोजाना के बयान हैं, कहीं जमहूरी तरीके से निकालने की बातें हैं, ये भी सिर्फ स्टॉर्म इन अ टी कप है, बिकॉज ये तो मुत्तहद है ही नहीं। शेख रशीद भी सही कहते हैं कि एक नालायक ऑपोजिशन मिली। मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिए, मैं कुछ चीजों पे वजाहत करना चाहूंगा। एक तो ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इंडेक्स है, ये 8 इंडेक्सेस का कंपोजिट है। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर साहब ये बताएं इसमें से कौन सा इंडेक्स है जिसपे आदिल गिलानी जिसको इन्फ्लुएंस करने की सलाहियत रखते हैं? एक तो आदिल गिलानी इस वक्त पाकिस्तान के चैप्टर में भी किसी सेंट्रल पोजीशन पे नहीं है। जो सेंट्रल पोजीशन पे लोग हैं उनकी बहुत बड़ी साख है पाकिस्तान में। दूसरी बात है, साख के बावजूद ये कैसे असर डाल सकते हैं? हमारे वजीर मौसूफ जो हैं 3 इंडेक्सेस में पाकिस्तान गिरा है, और वजीर मौसूफ ने जो हमला किया है वो किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का। जो आपको पता है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन, हम सब लोग दहाइयों से 2 दहाइयों से 3 दहाइयों से जर्नलिज्म में है, क्या हमें मालूम नहीं है इकोनॉमिस्ट मैगजीन की दुनिया में क्या साख है? और ये भी आपको मैं बता दूं, जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी जो कंट्री रिस्क रिपोर्ट है, जो इस इंडेक्स का हिस्सा है, उस पे दुनिया का हर बिजनेसमैन जो बॉर्डर पार करता है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिसके पास भी $1-2 मिलियन भी हैं और दूसरे मुल्क में जाके वो इन्वेस्ट करने का इरादा रखता है, उसकी नंबर 1 जो रेफरेंस होती है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की कंट्री रिस्क रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट पे पाकिस्तान का गिरना पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है, और बिल्कुल इसमें जुडिशरी का ताल्लुक उस तरह नहीं है। इसमें रूल ऑफ लॉ की बात जरूर है। जब रूल ऑफ लॉ की बात होती है वो जुडिशरी से बड़ी चीज होती है। और रूल ऑफ लॉ पे, यानी करप्शन के बाद जो सबसे बड़ा नैरेटिव था इस हुकूमत का, वो रूल ऑफ लॉ पे था, उस पे नीचे आ गिरे हैं। और इसी के अंदर जो दूसरी बात है वो पॉलिटिकल करप्शन के भी बहुत से एलिमेंट्स हैं। आप गौर से इस इंडेक्स को देखिए, इस इंडेक्स पे गिरना भी खतरनाक है, और जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो भी दुनिया में नंबर 1 रेफरेंस है करप्शन का। अब मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान किसी भी वर्ल्ड फोरम में जाके करप्शन की बात करेंगे तो लोग हंस हंस के जमीन पे गिर जाएंगे। अब ये बात आप मत समझे, क्योंकि दुनिया जब भी आप करप्शन किसी मुल्क की बात करें तो सबसे पहले पीपल रीच आउट टू दिस रिपोर्ट कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहती है। ये बात ठीक है जी। अब देखिए अपोजिशन पर जो मेरा एतराज है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उस एतराज से जो दूसरे लोग करते हैं। मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली पाकिस्तान की अपोजिशन ने जो पॉलिसी अपोजिशन देनी चाहिए वो किसी अपोजिशन ने पाकिस्तान में नहीं दी, कि एक गवर्नमेंट वेटिंग के तौर पर ये बताएं कि इन पॉलिसियों का अल्टरनेटिव क्या है। वो तमाम फोकस उस पर रखें, थिंक टैंक्स बनाएं। वो काम तो नहीं किया। लेकिन अगर हम ये कहें कि इन्होंने हुकूमत को नहीं गिराया, इनकी बड़ी नालायकी है, मैं इसको नहीं मानता।
देखिए, अपोजिशन का काम ये है कि वो अपने लिए पॉपुलैरिटी गेन करे और इस तरीके से पोजीशन करे कि हुकूमत जो है वो पॉपुलैरिटी लूज करे। ओके। उस लिहाज से तो ये कामयाब हो चुके हैं। आप किसी भी हवाले से देखें तो ये तो कोई शायद पीटीआई से बाहर कोई भी इंडिपेंडेंट आदमी ये नहीं कहेगा कि इमरान खान साहब अगर कल इलेक्शन हो जाएं तो वो बुरी तरह से लूज नहीं करेंगे। उस लिहाज से तो अपोजिशन ने कामयाबी हासिल की। अच्छा, मैं अमार, ताकि कत्ता कलामी ना हो, लेट मी जस्ट टेक अ वेरी क्विक ब्रेक एंड कम बैक। ऑपोजिशन की जो सियासत है इस वक्त, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं, और जो एक टांग बाकी है उस पर भी मैं कमेंट करवाना चाहूंगी ब्रिगेडियर साहब से राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, अमार मसूद साहब, जैगम खान साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। जो सियासत की अंदर मुस्तकिल इस मंजरनामे पर आज गई हुकूमत, हम गिरा देंगे, ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकती, ये सब के पीछे एक्चुअल हकीकत क्या है? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो हुकूमत के फौर नहीं आती। जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ऑफ कोर्स एक चार्जशीट के तौर पर ही सामने आई है और उस बयानिए की नफी करती है जो कि मौजूदा हुकूमत का डे वन से रहा है। अमार, ऑपोजिशन की देखिए, एक लॉन्ग मार्च तो करने जा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, एक 23 मार्च को पीडीएम करने जा रही है, कहते हैं हुकूमत को घर भेज देंगे, दोनों ये कहते हैं, लेकिन वहां का लाहे अमल कोई नहीं बताता। क्या धरना देंगे? हाउ आर दे गोइंग टू डू इट? इज इट जस्ट गोइंग टू बी अ स्ट्रीट एजिटेशन दे आर लुकिंग एट, या आप ये समझते हैं किसी इशारे का इंतजार है, या ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की तैयारी है? देखिए, एक तो जो 23 मार्च वाला लॉन्ग मार्च है, उसी दिन परेड भी है, तो ये आप मार्क माय वर्ड्स कि या तो उस दिन परेड नहीं होगी या फिर उस दिन लॉन्ग मार्च नहीं होगा। अगर कोई फैसले होने हैं तो उससे पहले हो जाएंगे। अपोजिशन का रवैया, अपोजिशन ने इतनी एजिटेशन क्यों नहीं की, ये उनके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगता है। जहां तक मेरे जराए बताते हैं कि बहुत सारे मौके मिले इस हुकूमत को गिराने के लिए, लेकिन कोई भी गैर जमहूरी तरीका कबूल नहीं किया गया। और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जितने दिन ये हुकूमत मजीद चलेगी उतनी बड़ी फतह अपोजिशन के हक में होगी। पॉलिटिक्स सारी परसेप्शन की होती है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है और अपोजिशन की भी बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान जितने ज्यादा दिन मजीद हुकूमत कर सके, वो जल्द ही वो वक्त आएगा कि इनके साथ खड़े हुए लोग इनको देखना भी नहीं चाहेंगे, और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। अलबत्ता वो एक बात पर कायम है, गैर जमहूरी तरीका नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात पे वो ये कि जो इसको लेके आए हैं, इस खसारे का, इस नुकसान का, इस पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है उसके साथ जो कुछ हुआ है, उसकी जिम्मेदारी भी वही लोग कबूल करें कि जो इसको लेकर आए हैं। और अगर वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो उन्हें इसका सद्देबाब करना चाहिए। अपोजिशन को किसी गैर जमहूरी इकदाम की तरफ नहीं जाना चाहिए। जहां तक लॉन्ग मार्च की बात है, अपोजिशन हमेशा से ये दावे करती है, कभी भी हो, बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत नहीं जाएगी, ये सिलसिला होता ही है, लेकिन ये किसी गैर जमहूरी तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि अगले 2 महीने जो हैं वो बहुत क्रिटिकल है। अच्छा। उसके अंदर बहुत कुछ होना है, इसलिए कि इमरान खान और उनकी हुकूमत अब उनके लिए हजीमत बन रही है, उनके लिए तज़हीक का बाइस बन रही है, जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये सारा सेटअप लगाया था। अच्छा। जिन्होंने कौम को तब्दीली के ख्वाब दिखाए थे, जिन्होंने मुस्बत रिपोर्टिंग का हुक्म दिया था। अगले 2 महीने जी, अगले 2 महीने में ये मैं आपको मसूद से बता सकता हूँ कि 23 मार्च को या लॉन्ग मार्च नहीं होगा या परेड नहीं होगी। ओके, दोनों में से कोई एक। चलिए, ब्रिगेडियर साहब वुड लाइक टू से समथिंग ऑन दिस। ब्रिगेडियर साहब, देखिए, जैगम ने कहा 2 टांगों पर खड़ी हुकूमत, एक का उन्होंने बता दिया, और एक मौजूद है या नहीं उनको भी नहीं मालूम, और जिसका जिक्र जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट के नाम से किया जाता है। और अभी जो कुछ इन्होंने भी कहा अमार ने कि 2 महीने बहुत क्रिटिकल हैं, 23 मार्च को या परेड नहीं होगी या लॉन्ग मार्च नहीं होगी। कमेंट। पहली बात तो ये कि मैं सितंबर 2018 से जब से ये गवर्नमेंट आई है, मैं यही सुन रहा हूँ 2 महीने 3 महीने, अभी टाइटैनिक डूबी, अभी खत्म हुआ, अभी ये अभी वो हुआ। अब तो देखिए, हम 1.25 साल रह गया, अभी तक तो ऐसी कोई चीज नहीं हुई है। So you do believe this is Titanic?
नहीं, मैं तो अब वो बात कर रहा हूँ जो आप इस्तेमाल करके टाइटैनिक है। अच्छा। मतलब मैं तो उस रेफरेंस से मैं बात कर अच्छा, रहा हूँ। आई ओके। डोंट थिंक दिस इज देखिए, बात ये है कि पूरी कोई भाई अगर ऑपोजिशन का वो बड़ी नवाज क्या कहती है, दिनों की बात है, आर या पार, और भाई रेजिग्नेशन दो 24 आवर्स में, निकल जाओ पार्लियामेंट से 24 आवर्स में। आई गारंटी यू, एवरीबडी गारंटी देयर विल बी अ चेंज इन दिस कंट्री एंड देयर विल बी फ्रेश इलेक्शन। लेकिन नहीं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपना एजेंडा है, दे डोंट वांट हिम टू गो। लेकिन शोर डालते रहना चाहिए, हंगामा करते रहना चाहिए, ताकि एक मुल्क में एक वो पॉलिटिकल टर्मोइल वाली सूरत हाल हो। आई डोंट थिंक द एस्टैब्लिशमेंट वुड सी अ सिचुएशन कि पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल टर्मोइल या टर्बुलेंस इस किस्म के हालात हो। नो वे। एजिटेशन से तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी नहीं गई थी जब इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया था। और मैं एक और बात आपको कह दूं जनाब, देखें, ये अब बात शुरू हो गई है। आई एम कमिंग बैक टू द जुडिशियल सिस्टम। अब जुडिशियल रिफॉर्म कब आते हैं वो देखने वाली बात है। लेकिन अब बात हो रही है कि जो जजेस, और मेरा ख्याल है ज्यादा अपना इशारा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जजेस की तरफ है, जो स्टिपुलेटेड टाइम में ऑर्डिनेंस में भी टाइम दिया गया 6 महीने, इफ दे डू नॉट एक्ट देयर विल बी एक्शन, दे विल बी आस्क्ड कि 6 महीने से ज्यादा केस आपका क्यों चला है। आप बात ही नहीं समझ रहे कि बेसिक रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। दे आर नॉट अलाउइंग द केसेस टू बी ट्रायल्ड, वो ट्रायल नहीं होने दे रहे हैं। माफिया भी बड़े स्ट्रॉन्ग है, वो भी अपना नहीं हो ये तो मामला फिर आगे तो चलने इमरान दे खान रहे साहब का हैं। फेलियर हुआ ना। देखिए सारी मशीनरी भाई उनके पास है, भाई- सारे इदारे उनके अंडर नो, हैं, नो, एंड नो, ही इज नो, फेलिंग। एहतसाब अदालत है तो इमरान खान के अंडर नहीं है ना। दे आर अंडर द हाई कोर्ट एंड ओवरऑल अंडर द सुप्रीम कोर्ट। तो दैट इज व्हाई हमारे चीफ जस्टिस साहब क्या क्या थक गए। अब तो उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया कि भाई स्पीडी ट्रायल करो, नए कोर्ट्स लेके आओ। हाँ, यहाँ पे इनकी नालायकी है कि क्यों नहीं फरोग नसीम साहब पिछले 1 साल में वो 15-20 जो कोर्ट तैयार है एडिशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, क्यों नहीं उनको लेके आए ताकि जजेस पे लोड कम पड़े। अगर जजेस का ये बहाना है कि जनाब अच्छा, आप कहते हैं कि जस्टिस का जो निजाम है उसको आप कसूरवार ठहराते हैं। जैगम सिर्फ आप कोई एक लास्ट जुमला, आप कोई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की निकाल लें। मैं तो जब 2007 से देख रहा हूं उसमें हमेशा 2 इदारे आएंगे, और वो क्या, पुलिस एंड जुडिशरी, नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन चेंज होती है उनकी फॉर द कॉज ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। और पुलिस रिफॉर्म, ठीक है, पुलिस रिफॉर्म्स का वादा तो जाहिर है पंजाब में क्यों नहीं हुआ, ये भी बहुत बड़ा मतलब इट विल गो इन द हिस्ट्री जब तारीख रकम होगी कि इमरान खान साहब ने वादा किया था लेकिन वो ही ना कर सके। जैगम साहब आप फरमाइएगा कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट भी सेम पेज की बात हो रही है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ बार बार जाने और भेजने की बातें हैं। लेकिन सारे जो अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, एहतसाब पूरा नहीं हो रहा, इस सब का मलबा सिर्फ इंसाफ के निज़ाम पे डालना ठीक होगा? क्या आप इत्तेहादियों के आजकल के रिमार्क्स नहीं सुन रहे? गुज़िश्ता रोज चौधरी परवेज इलाही ने भी जो कुछ कहा, दीज आर सिग्नल्स। देखिए, सबसे बड़ी बात तो इनकी गवर्नेंस में नाकामी है ना, कि गवर्नेंस में इनकी डिलीवरी, ये जो इनकलाब लाना था और रिफॉर्म लाना था और पाकिस्तान को पर लगा के उड़ाना था, वो उड़ना तो दरकिनार, पाकिस्तान तो चल भी नहीं रहा। जो गवर्नेंस एक नॉर्मल गवर्नेंस हो रही थी वो भी नहीं हो रही। जो किसी जगह पे एक अफसर बैठकर 1.5-2 साल 3 साल बैठकर जो एक नॉर्मल सी गवर्नेंस कर लेता था, नॉर्मल सी एक परफॉर्मेंस करके जो कुछ उसने सर्विस करनी थी सर्व कर देता था, तो 3-3 4-4 महीने का लोगों का टेन्योर है। उनको तो पता भी नहीं चलता कि जिस जिले में आए हैं वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ पे आम उगता है या खजूर उगती है या खुबानी उगती है, वहाँ पे हालात क्या हैं, मसाइल क्या हैं। 3-4 महीने में क्या समझ लगता है? 3-4 महीने ने तो दुकान के सेल्समैन को समझ नहीं लगती कि इस दुकान की सेल्स को कैसे संभालना है। तो जो गवर्नेंस की नाकामी है, इस हुकूमत ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्की जो है वो क्रिएट कर दी है कि इधर से उधर, उधर से उधर एक ऐसा हाल है, और उसमें इतनी शदीद करप्शन है क्योंकि लोगों को पता है कि उनके पांव जमने वाले ही नहीं है। तो उसकी वजह से ना सिर्फ एक इंतजामी अनार्की फैली हुई है, बल्कि इंतहाई करप्शन का भी हाई लेवल फैला हुआ है, और रिफॉर्म्स का तो नामो निशान ही नहीं है किसी तरफ। जिनमें से एक जो है वो रूल ऑफ लॉ के रिफॉर्म्स भी हैं। देखिए, करप्शन को खत्म होती है ट्रांसपेरेंसी से। करप्शन में और करप्शन के नैरेटिव में बड़ा फर्क है। ये सिर्फ करप्शन के नैरेटिव को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर
और अपोजिशन को रगड़ने के टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सही। जो ट्रांसपेरेंसी की बैनुल अक़वामी साइंस है, जिस तरीके से मुल्कों को क्लीन किया जाता है, उसके तो ये नजदीक भी नहीं लगे, बल्कि उसको तो और खराब किया, मीडिया को दबाव किया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है करप्शन फैलेगी। जब आपने अपोजिशन को रगड़ा लगाया तो क्या हुआ? इसका मतलब है आपकी अकाउंटेबिलिटी कम होगी। जब आप जुडिशरी पर प्रेशर डालते हैं और जजेस को दबाव में लाते हैं तो क्या होता है? इसका मतलब है आपकी अकाउंटेबिलिटी कम हुई। इन्होंने तो पूरी कोशिश की कि जो ताकत की, हुकूमत की जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आती है, आप इन सब रिपोर्ट्स को पढ़कर देखिए, यही चीजें कि जिनकी वजह से मुल्क में करप्शन कम होती है, वो वजूहात जो हैं वो तो उधर तो ये गए ही नहीं, कहाँ गए हैं? तो उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी के भी, करप्शन के मसले भी बड़े हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अनार्की भी है, मईशत भी नहीं संभली। तो ये एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं। आखिरी 1.5 मिनट रहते हैं। अम्मार, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी, लास्ट प्रोग्राम में आपने हमें कहा था कि फॉर्मूला अटका हुआ है कि उसके बाद जो फेज होगा हुकूमत के जाने के बाद वो कौन संभालेगा। तो क्या उस आपकी वो जो खबर थी आपने दी हमें, उसमें कोई डेवलपमेंट हुई है? जी बिल्कुल, वो बात वहीं पे कायम है और नवाज शरीफ साहब इस बात पर डटे हुए हैं कि अगर आपने कोई चेंज करनी है तो हमारा कोई शख्स यहाँ पे नहीं आएगा। आप किसी एक को भी वजीर आजम ले आए, परवेज खट्टर को ले आए या किसी और को ले आए, और वो आते ही तो 30 दिन के बाद नहीं, 15 दिन के बाद इलेक्शन करवा दे। बिल्कुल मुसद्दिक का बात कर रहा हूँ। तो वो गुफ्तगू अभी तक वहीं पे चल रही है। आप देखिए उसमें डे टू डे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम एक लिहाज से अधूरा रहा। जब मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रोग्रामों में तहरीक इंसाफ के लोग एमनेस्टी, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को अब रगेदना शुरू कर दिया। तो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से इमरान खान के साथ का बयान आते, अगर वो इस प्रोग्राम में चलते, जिस तरह वो उस पे यकीन करते थे, ईमान लाते थे जब वो अपोजिशन में होते थे, तो वो मेरा ख्याल है वो जरूर चलना चाहिए था। बिल्कुल अम्मार, लेकिन वो कल जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे को हमने बुलाया था ना, तो हमने उनको फिर अच्छी तरह से सुनवाया, बताया। आज तहरीक इंसाफ का कौन नुमाइंदा है? आप तीनों में से कोई भी नहीं है। मैं और जैगम नहीं है। आखिरी बात एक ये जरूर कहना चाहूंगा, आज मैं नहीं हूँ यहाँ पर, और हमने आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए और बहुत संजीदा गुफ्तगू रही, और आपने बाज़ और अक्सर औकात सच बोलने की कोशिश की, उसका खमियाजा शायद अब आपको भुगतना पड़ेगा। नहीं, इंशाल्लाह नहीं भुगतना पड़ेगा, बट थैंक यू सो मच। मुझे भी नादिया कहने दीजिए, सच एन इंटेलिजेंट शो, इट वाज अ प्लेयर। आपके इस शो में जाना, मैंने बहुत से शोज में ज्वाइन करता हूं, लेकिन आपका शो खास तौर पर इट वाज सच एन इंटेलिजेंट शो, जिसमें शानदार और गहरी बात होती थी, और मेरे ख्याल में इस चैनल के लिए बड़ा ये असेट था ये प्रोग्राम। It was such a player. Thank you, बहुत kind of all of you. Once again, Nadia, wish you the best of luck. Thank you. आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात रहेगी। न्यूज़ 1 के साथ सफ़र ज़रूर ख़त्म हो रहा है, लेकिन सहाफ़त का सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा। तमाम व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया, इस मैनेजमेंट का, मेरी टेक्निकल टीम का, मेरे सारे प्रोड्यूसर्स का, सारे कैमरामैन का, स्पेशली वो जो PCR में होते हैं हमारे ऑडियो वाले, उन सब का तहे दिल से बहुत शुक्रिया कि उनकी इस सपोर्ट के बगैर ज़ाहिर है कोई भी शो नहीं चल सकता। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में कहीं ना कहीं हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।